ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिक्चर बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। संध्या, तुम्हें तो कोई भी रोमांटिक फिल्म अच्छी लगती है, कितनी भी ओल्ड फैशन। नहीं डैडी, पिक्चर तो काफी टचिंग थी। कुछ भी कहिए, आपको तो सिर्फ एक्शन मूवीज ही अच्छी लगती हैं। भाई साहब ने लाइट क्यों नहीं ऑन की? पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे, यहां भी लाइट बंद है। क्या बात है? भाई साहब ने खाना भी नहीं खाया और बत्ती भी नहीं जलाई। कुछ तो गड़बड़ है। भगवान, मैं जाके देखती हूँ। मैं भी जाता हूँ। कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया। भाई साहब, ओ भाई साहब। चाचा, चाचा, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? कमल भैया, कमल भैया, दरवाजा खोलो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अभी तुम रोना धोना बंद करो। मैं नीचे गैरेज से जाकर कुछ सामान लेकर आता हूँ। शायद दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं बाहर जाकर खिड़की पर देखता हूँ, शायद कुछ नजर आ जाए। कमल भैया, कमल भैया। तू जा, अमित के साथ जा और जरा बाहर से आवाज लगा। जा, देख तो क्या हो गया। जा, कमल भैया। आरती, ऊपर बत्ती चली हुई है, मैं ऊपर होके आता हूँ। चाचा, चाचा। तुम्हारे पापा गैराज में है, वहाँ बहुत अंधेरा है, उनके पास टॉर्च नहीं है, जाओ उनकी मदद करो। कमल भैया, दरवाजा खोलो, कमल भैया। पापा कुछ मिला? नहीं, वही तो देख रहा हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। चलिए। कमल भैया, दरवाजा खोलो। ये किस चीज की आवाज थी? शायद पीछे रोड से आई है। हाँ? या तो कोई कार का टायर बर्स्ट हो गया है या फिर किसी कार ने बैकफायर किया लगता है। नहीं, ये आवाज घर के अंदर से आई है। इसका मतलब चाचा ठीक है। हाँ, चाचा, 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 चाचा गिरे हुए हैं। चाचा गिरे हुए हैं। अंदर जाके देखा। चलो। हमने नीचे से देखा, वो गिरे पड़े। भैया, चाचा, डॉक्टर साहब, आपके लिए अर्जेंट फोन कॉल है। किसका फोन है? ग्रोवर साहब के घर से है। कमल साहब गिरे पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे। शायद उनको फिर से हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? और उनको कहो कि मैं अभी वहां पहुंचता हूँ, और आज सीआईडी वालों को भी फोन करो और उनको भी वहां आने के लिए कहो। सीआईडी वालों को? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, उनको कहो कि मैंने बुलाया है, मुझे अंदेशा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई होगा।
ग्रोवर साहब का घर यही है? जी हाँ, हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। जी हाँ, यहाँ किसी की मौत हुई है? जी हाँ, मेरे बड़े भाई साहब की। लेकिन आप यहाँ क्यों? डॉक्टर पेंस ने हमें बुलाया। डॉक्टर पेंस? लाश कहाँ है? ऊपर। डॉक्टर पेंस, मैं इंस्पेक्टर वीरेन हूँ फ्रॉम सीआईडी, और ये हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर साळुंके के। हेलो। आप ही ने हमें बुलाया था? जी हाँ, मेरे ही कंपाउंडर ने आपको फोन करके यहाँ आने के लिए कहा था। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? एक कमल ग्रोवर हैं, उम्र कोई 58 साल। लगता है जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है इनको, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। शायद रोज की तरह वाइन पीते हुए पेपर पढ़ रहे थे। मौत कितने बजे हो गई है? अभी कोई 10:15 हुए हैं, यही कोई 3 घंटे पहले, 7:30 के करीब। लेकिन सर, सब जब घर वाले 9 बजे वापस आए तब उन्हें इस कमरे से एक बहुत जोरदार आवाज सुनाई दी। इसका मतलब 9 बजे तक मिस्टर ग्रोवर जिंदा थे। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। राइटर नोटिस से पता चलता है, आई मीन इनकी शरीर के जकड़न से ये बात पता चलती है कि 3 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर पेंसे, मैं जरा बॉडी चेक कर लूं? जी श्योर, थैंक यू। प्लीज पाटिल, सारे कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो। कमरा इस समय जैसा है वैसे। डॉक्टर पेंसे, कमरे में किसी भी चीज को अपनी जगह से हिलाया तो नहीं है? जी नहीं। सुधाकर, तस्वीरें खींच लो, खासकर लाश की। डॉक्टर साहब जी, एक बात अभी भी हमारे समझ में नहीं आई कि आपने हमें यहां बुलाया है कत्ल के केस में, और आप ही कह रहे हैं कि ये एक हार्ट अटैक है। जी हाँ, हार्ट अटैक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा पूरे विश्वास के साथ कि ये कत्ल ही है, क्योंकि ऐसे कई जहर होते हैं जिसके खाने से दिल का दौरा पड़ सकता है, और ये केस ऐसा ही है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी पूरी बात सही है, फिर भी आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये कत्ल है? देखिए, कमल मेरा पेशेंट था, लेकिन इससे पहले वो मेरा जिगरी दोस्त था 30 साल से। हालांकि कमल को पहले 2 हार्ट अटैक हुए थे, पर वो बहुत ही माइल्ड किस्म के थे। मैंने अभी कुछ दिन पहले इनके दिल का पूरा मुआयना किया है, इसका हार्ट बिल्कुल मजबूत था। फिर तो ये एक नॉर्मल हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि कमल को पहले 2 हार्ट अटैक जो हुए थे ना, वो अपने परिवार की वजह से हुए थे। बहुत परेशान करते थे इनके परिवार वाले इनको, मुझे कई बार कह चुके थे। ये बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं, वो बहुत ही लालची किस्म के, इनकी मौत का इंतजार कर रहे थे वो। इसलिए मैं कहता हूँ कमल यूं ही नहीं मर सकता, जरूर किसी ना किसी ने इन्हें जहर दिया होगा। अच्छा, हाँ वीरेन, मेरे ख्याल से डॉक्टर पेंट से एकदम सही कह रहे हैं। शरीर का पूरा खून एकदम बह करके नीचे की तरफ आ गया है, जिससे साफ पता लगता है कि मौत करीब 7:15 से 7:30 बजे के बीच हो रही है। और जहां तक जहर का सवाल है, इस वाइन के गिलास से तो कोई स्मेल नहीं आ रही। अंदर आने के लिए दरवाजा तोड़ा था, क्योंकि ये दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, और खिड़कियों पर तो ग्रिल है, कोई अंदर आ जा भी नहीं सकता। एक बंद कमरे में दिल का दौरा पड़ने से एक मौत हुई है, फिर भी आपको शक है कि ये एक खून है? क्यों? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब अंकल की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो फिर पुलिस का यहाँ पर क्या काम है? नहीं, वैसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही समझिए। आप मेरा नाम जयेश ग्रोवर, तो जिनकी मौत हुई है वो मेरे बड़े भाई साहब थे। और ये मेरी बेटी है। आपकी मिसेस? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप? मैं संध्या। मिस्टर कमल आपके क्या लगते हैं? मेरे भाई थे। लेकिन हाँ, इनसे बड़े। एंड यू? मैं अमित। कमल मेरे अंकल थे, मेरे पिताजी के बड़े भाई। मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे, उसके बाद से मैं इनके साथ रह रहा था। अच्छा, आप सब यहाँ साथ रहते हैं?
जी हाँ। और मिस्टर कमल, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेले ही थे। अच्छा एक बात बताइए कि ये जब हुआ तब आप सब शाम को कहाँ थे? हम सब रिट्स थिएटर में फिल्म देखने गए थे 6 से 9, बगल में है। क्या नाम था फिल्म का? जीना मरना तेरे संग। अच्छा मिस्टर कमल आपके साथ क्यों नहीं गए? उन्हें फिल्म देखने का शौक नहीं था। वैसे भी उनका हर रोज का कार्यक्रम बंधा हुआ था। हर शाम 7 बजे एक गिलास वाइन पीते थे, 8 बजे खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि इतना बड़ा घर है लेकिन कोई नौकर चाकर दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास 2 नौकर हैं, लेकिन क्योंकि आज संडे है इसलिए हमने उन्हें छुट्टी दे दी थी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मिस्टर कमल क्या काम करते थे? मतलब बिजनेस था या सर्विस करते थे? उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, सिद्धेश टेक्सटाइल्स, ओह। और बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, और आप सब क्या करते हैं? मैं जो बस अब बिजनेस शुरू करने वाला था। अच्छा, और ये मेरी लड़की कॉलेज में पढ़ती है और संध्या घर संभालती है। अच्छा। वैसे मैं लेक्चरर भी हूँ। और आप? मैं कुछ नहीं करता। हाँ? मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ पेंटिंग का शौक रखता हूँ, इसलिए अपने चाचा के ऑफिस जाना बंद कर दिया। यही जानना चाहते हैं ना आप? सर मैंने कमरे की सारी चीजों की फोटो ले ली है। ओके, एक काम करो, लाश को जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर साळुंखे के पास भिजवा दो। तभी हमें पता चलेगा कि मिस्टर कमल की मौत सचमुच दिल के दौरे से हुई है या किसी ने उनका खून किया है। लाश मिलने से पहले घर वालों ने एक जोरदार आवाज सुनी। यह आवाज बहुत मायने रखती है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह आवाज आई कहां से थी। डॉक्टर पेंसे, हेलो, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके। मुझे एक बात बताइए, इन लोगों पर आपको शक क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते, मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। इन लोगों का जो घर है वो संध्या, जयेश और कमल के माँ बाप के नाम है। जयेश ने कमल से 50 लाख रुपए मांगे थे अपने किसी नए बिजनेस के लिए, यही कहकर कि इस मकान में उसका भी हिस्सा है, जिसे कमल ने देने से साफ मना कर दिया था। आपका मतलब है जयेश का हिस्सा देने से इनकार कर दिया? अरे वही क्या, उससे कहीं ज्यादा पैसा दे चुका था कमल जयेश को। जयेश ने 4 बिजनेस शुरू किए थे, सब पैसा कमल ने दिया था और चारों के चारों बिजनेस डूब गए। अरे जयेश को तो शुक्र मानना चाहिए कि कमल उसे और उसकी बेटी को उस घर में रहने दे रहा था। और ये संध्या, अब मेरी तरफ देख रहे हैं। इसे कमल की मौत से क्या फायदा? इस बेवकूफ को किसी से प्यार हो गया है। प्यार हो गया तो उसमें बुरी बात क्या है? अरे वो आदमी उससे 4 साल छोटा है। जब कमल को पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने संध्या को मना किया था उस आदमी से शादी करने से, धमकाया भी था। और अमित को तो कमल अपने बच्चे की तरह चाहता था। कमल की इच्छा थी कि मेरे बाद मेरा बिजनेस अमित ही संभाले, और अमित कुछ और ही बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, पेंटर। पर जब कमल ने उसे पेरिस के किसी फाइन स्कूल में भेजने से मना कर दिया था ना, तब से ये उससे नफरत करने लगा था। अच्छा, इनमें से एक आरती ही है जो कमल को सच्चे दिल से चाहती थी, और कमल भी उसे अपनी बेटी से बढ़कर चाहता था। यही एक वजह है कि कमल जयेश को बर्दाश्त करता था। इनके शरीर में कोई ऐसा जहर नहीं पाया गया जिससे हार्ट अटैक होता है। मतलब साफ है कि मिस्टर कमल जो वाइन पी रहे थे उसमें कुछ नहीं मिलाया गया। लेकिन हाँ, हार्ट अटैक अपने आप नहीं हुआ है, करवाया गया है। कैसे? बिजली के झटके से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसे बिजली का शॉक दिया गया? हाँ, एक जबरदस्त बिजली का झटका जिससे इनके दिल की मसल्स बहुत जोर से धड़कने लगी और अचानक रुक गई। फिर तो शॉक से इनके बदन पर जलने के निशान होने चाहिए। हाँ है ना, ये देखो बहुत धुंधले धुंधले निशान है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि निशान साफ नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी ये देखो, ये नीले नीले निशान पूरी हथेली पे, उस हाथ में भी ये देखिए पूरा हाथ जल गया है। इससे साफ पता चलता है कि इन्होंने किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ा। लागत टेप प्ले करो जो हमने कमरे में निकाली। स्टॉप, रिवाइंड कर, बस प्ले। पॉज।
इस लैंप को ब्यूरो लेकर आओ। सर, ये है सर वो लैंप। गुड, निकालो, अभी पता चलेगा। कनेक्ट करो इसे। जी सर। इसका मतलब है कमल को दिल का दौरा बिजली के शॉक से हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका खून हुआ। और ऐसे हादसे तो गलतियों से अक्सर हुआ करते हैं। अभी पता चल जाएगा। स्विच ऑन करो, टेस्ट करो। टेस्टर की लाइट ऑन नहीं हुई। एक काम करो, इसे हाथ लगा कर देखो। जी सर। तुमने इसे मरने क्यों दिया? तुमने इसे बचाया क्यों नहीं? देखा कितनी दर्दनाक मौत मिली होगी कमल ग्रोवर को। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा। विवेक, तुम उठ सकते हो। गुड, हमें उस कमरे को एक बार फिर से चेक करना होगा। अपने ग्लव्स पहन लो, टेस्टर्स रेडी रखो। इस कमरे की एक एक चीज चेक करो। हमें यह देखना है कि किसी में बिजली का करंट लगता है क्या। ओके ओके, कम ऑन। चेक करो, इस कमरे में जरूर कोई चीज है जिससे शॉक लगता है। प्लग्स, तारे, सॉकेट, सब कुछ। रेडियोग्राम को क्या हुआ? सर, टेस्टर लगाने से टेस्टर की लाइट ऑन हो रही है सर। दिखाओ। यस, देखिए मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। भाई साहब को रेडियोग्राम पर क्लासिकल म्यूजिक सुनने का शौक था, इसलिए जैसे उन्होंने ये स्विच ऑन किया होगा उन्हें जोर से शॉक लगा होगा और यहां से आकर यहां गिरे होंगे जहां उनकी बॉडी मिली थी। हो सकता है। एक काम करो, इसे ब्यूरो ले चलो, वहीं जाके चेक कर लेंगे। तो रेडियोग्राम यहाँ पर है और मिस्टर कमल की लाश यहाँ पड़ी थी। उन्हें यहाँ पर शॉक लगा और फिर वो लड़खड़ाते हुए ये 10-12 फीट का फासला तय करके यहाँ पर आकर गिरे और मर गए। साथ में कुर्सी भी गिर गई। लेकिन अगर उन्हें यहां शॉक लगा तो फिर उन्हें यहीं रेडियोग्राम के पास ही गिरना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर। रेडियोग्राम शॉक इसलिए दे रहा था क्योंकि इसका अर्थिंग का तार ठीक से जुड़ा नहीं है, वायर लूज है सर। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी है सर। ये देखिए, ये बिजली की सप्लाई का तार यहां से अंदर से रेडियोग्राम की बॉडी को छू रहा है सर। ये देखिए सर, ये देखिए, इसी वजह से पूरी बॉडी में करंट आ रहा है सर। ये देखिए सर, ये बिजली की वायर का तार, इसी से शॉक लगा है। तो हो सकता है किसी ने इसे छेड़ा हो। एक मिनट, उस शाम सब लोग पिक्चर देखने गए थे। हो सकता है उनमें से किसी एक ने इस रेडियोग्राम की तार को तोड़ा जोड़ा हो, क्योंकि सब जानते थे कि मिस्टर कमल हर शाम क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। तो उसने प्लान किया होगा कि वो रेडियोग्राम को छुएंगे ही, उन्हें शॉक लगेगा और उनके दिल की धड़कन रुक जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है सर। मिस आरती, आप आइए। क्यों नहीं हो सकता था?
सर क्योंकि जब हमें चाचा की बॉडी मिली तो रेडियोग्राम पहले से ही बज रहा था। क्या कहा? रेडियोग्राम बज रहा था? हाँ। लेकिन उसमें से शॉक तो लग ही सकता था। उससे तो किसी को शॉक लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर रेडियोग्राम से शॉक आ रहा होता तो वो मुझे भी लगता, क्योंकि रेडियोग्राम मैंने ही बंद किया था। लेकिन ये आपने वहां क्यों नहीं बताया? सर मैं बताने ही वाले थे कि पापा ने मुझे रोक दिया। इसका मतलब है कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है इस रेडियो को मिस्टर कमल की मौत का कारण बना के, और असल में मिस्टर कमल की मौत का कारण कोई और है। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये मौत एक हादसा नहीं, कत्ल है। आप लोग यहाँ बार बार क्यों आ रहे हैं, जबकि ये बात साफ हो गई है कि कमल अंकल की मौत रेडियोग्राम में से शॉक लगने से हुई है। हाँ, और वैसे भी अब तो केस खत्म हो गई है। नहीं, मिस्टर कमल की मौत रेडियोग्राम की वजह से नहीं हुई है। किसी ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। किसी ने? नहीं, तो किस चीज से हुई? वही तो पता लगाना है। हमने इस कमरे की एक एक चीज को बारीकी से चेक किया है, लेकिन फिर भी क्या इस कमरे में कोई ऐसी चीज है जिससे मिस्टर कमल को एक जबरदस्त बिजली का झटका लगा और जिससे उनकी दिल की धड़कन रुक गई? क्या चीज हो सकती है? ये सीढ़ी यहां क्या कर रही है? तुम लोग यहीं रुको, मैं नीचे चेक करता हूं। ये सीढ़ी यहां क्या कर रही है? हाँ, मिस्टर कमल के कमरे के नीचे? पिछले हफ्ते यहाँ कुछ प्लास्टरिंग का काम चल रहा था, इसलिए हो सकता है ये सीढ़ी यहाँ रह गई होगी। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी ने बाहर से किसी चीज से शॉक दिया हो। कोई भी आदमी बाहर से खुली तार अंदर छोड़कर उन्हें शॉक देकर तार को बाहर वापस खींच सकता है। बहुत आसान है। और ग्रिल भी तो है, ग्रिल में भी तो करंट छोड़ी जा सकती है। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। किस ऐसे तरह के डंडे पर बिजली का तार लगा होगा जो किसी प्लग से जुड़ा होगा और तार आगे से खुला होगा। कातिल इसे लिए सीढ़ी चढ़ता है और मिस्टर कमल की खिड़की पर पहुंचकर वो एक ऐसी आवाज करता है जिसे सुनकर मिस्टर कमल खिड़की के पास आ जाते हैं। कातिल तार उन्हें छू देता है। मिस्टर कमल को एक जबरदस्त बिजली का झटका लगता है और वो गिर पड़ते हैं और कुछ ही पल में उनकी मौत हो जाती है। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अंकल को कौन मारना चाहेगा? ऐसा कोई जिसे अच्छी पेंटिंग करनी है या फिर जिसे बिजनेस में बहुत सारा पैसा चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल गलत है। आपके अनुसार मेरे भाई साहब की मौत 7:30 बजे हुई और एकदम हुई, और 6 से 9 बजे तक हम लोग सब फिल्म देखने गए थे। इससे एक बात एकदम साफ साबित होती है कि ये काम हम में से किसी का नहीं हो सकता। हाँ, आप कुछ भी कहिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, मुझे इतना बताइए कि सिनेमा हॉल में क्या आप सब इकट्ठे बैठे थे? तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ? देखिए, नहीं, हम एक साथ नहीं बैठे थे। हमने ब्लैक में टिकट्स लिए थे, इसलिए 3 टिकट्स एक साथ और एक टिकट अलग मिला था। वैसे हम एक दूसरे को देख सकते थे। तो अलग कौन बैठा था? अमित ही अकेला बैठा हुआ था। और ब्लैक में टिकटें भी अमित नहीं ली होंगी? हाँ। जाहिर है कि आप सब 3 घंटों तक इकट्ठे बैठे होंगे और अमित को सिर्फ इंटरवल में ही मिले होंगे। और इसके अलावा अमित के पास काफी समय था यहाँ आकर
अंकल का खून करके सिनेमा हॉल वापस पहुंचने का। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उन्हें। मैंने सबका कमरा यही जी सर। है अभी? आइए आइए, जैसा आपने कहा था वो सब मैंने चेक किया। हमारे यहाँ जो फिल्म चल रही है जीना मन्ना तेरे संग, संडे को तो एकदम हाउसफुल गई। मुझे लगता है कि उन लोगों ने टिकट ब्लैक मिली होगी। और जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक में टिकटें मिलती हैं वो सब साथ में हो। एक यहाँ हो सकती है तो दूसरी वहां हो सकती है। राइट। एक बात बताइए कि आपके सिनेमा हॉल में से आना जाना कितना आसान है? आना जाना? हाँ, मेरा मतलब है अगर फिल्म 6 बजे शुरू हो और अगर कोई 7:15 और 7:30 बजे सिनेमा हॉल में से बाहर निकलकर चुपचाप जाकर आधे घंटे बाद फिर से वापस आना चाहे तो क्या वो बिना किसी के देखे ऐसा कर सकता है? नामुमकिन। देखिए 7:45 बजे इंटरवल होता है और रूल्स के मुताबिक सभी दरवाजे इंटरवल तक बंद रहते हैं, वो भी ताला लगाकर। अच्छा, यानी अगर कोई भी बीच में जाना चाहे तो उसे आपका मेन गेट खुलवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक मिनट, मैं अपने वॉचमैन को फोन करके बुलवाता हूं, आप उसी से पूछ लीजिए। हेलो। हेलो, जरा परसू को भेजना तो। ओके सर, भेजता हूँ। हाँ, ये वॉचमैन गेट के एकदम बाहर खड़ा रहता है और सभी दरवाजे बंद रहते हैं। वॉचमैन जब चाहेगा तभी दरवाजे खुलेंगे। नमस्ते सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखो परसों, पिछले संडे शाम के शो में इंटरवल से पहले तुमने किसी को बाहर जाने दिया था? नहीं सर। याद करो। देखो, इनमें से किसी को बाहर जाते देखा था? नहीं सर। तुम्हें यकीन है? जी। सच बोल रहे हो? जी सर। देखो, ये खून का मामला है, कहीं तुम झूठ बोल रहे हो तो बहुत बुरा होगा। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। थिएटर से बाहर कोई नहीं गया। सर वो लोग 6:45 बजे घर से निकले और 9 बजे घर पहुंचे और इसी बीच यानी कि 7:15 और 7:30 बजे के बीच मिस्टर कमल का खून हो गया। मतलब इनमें से किसी ने मिस्टर कमल का खून नहीं किया है। फिर भी इन सभी को मिस्टर कमल की मौत से फायदा तो हुआ है। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने ये काम किसी और से करवाया। सर, आपको किसी पर शक है? हाँ, डॉक्टर पेंट से कह रहे थे कि संध्या किसी से प्यार करती है जो उससे 4 साल छोटा है और मिस्टर कमल ने उन दोनों की शादी से इनकार कर दिया था। मुझे लगता है हमें संध्या से बात करनी चाहिए। उसे बुलवाओ। आप अर्जुन को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? किसने बताया आपको उसके बारे में? देखिए, हम आपके दोस्त से सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। यह सच है ना कि वो आपसे शादी करना चाहता था मगर मिस्टर कमल ने कह लीजिए कि उसे भगा दिया? देखिए, अर्जुन से मेरा जो भी रिश्ता था वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन कमल भैया ने हमें शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। हम दोनों 3 महीनों से मिले तक नहीं है और कमल भैया की मौत खून नहीं, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट। और अगर कमल भैया का खून हुआ भी है तो अर्जुन किसी को नहीं मार सकता, वो ऐसा नहीं है। संध्या जी, हम बस कुछ सवाल ही पूछना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये मिस्टर अर्जुन करते क्या हैं? हम दोनों विद्यासागर कॉलेज में लेक्चरर हैं। अच्छा, और वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मेरा मतलब क्या पढ़ाते हैं वो? जी मैंने पूछा कि मिस्टर अर्जुन किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन कमल भैया की मौत से इसका क्या वास्ता? संध्या जी, सवाल का जवाब दीजिए। मिस्टर अर्जुन क्या पढ़ाते हैं? बोलिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मौत भी बिजली के झटके से ही हुई। राजेश, अजय, विवेक, मैं क्लास के बाद समझाता हूँ ये तुमको। हाँ, तुम लोग अभी जाओ। ओके सर। मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, संध्या के भाई की मौत के सिलसिले में, है ना? तो संध्या से आपकी बात हो ही गई? हाँ, मगर मैं हैरान हूँ आप लोग पहले नहीं आए मेरे पास। आखिर संध्या के भाई की मौत तो इलेक्ट्रिक शॉक से हुई थी और फिर मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। आपको शक नहीं हुआ मुझ पर? क्यों?
शक होना चाहिए था क्या? आप जानते हैं कि मैं और संध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर मेरी उम्र और मेरी औकात की वजह से मिस्टर कमल शादी के खिलाफ थे। जाहिर है मैं उन्हें नापसंद करता था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उनका खून कर दूं। कत्ल की रात आप कहाँ थे? यहीं पर था। अगले दिन के लेक्चर की तैयारी कर रहा था। शाम 7 बजे से 9 बजे तक। हाँ, मैं यहीं पर था। अकेले या आपके साथ कोई था? अकेला था। आप चाहे तो वॉचमैन से पूछ सकते हैं। मेरे जाने के बाद 9 बजे उसने मेरा रूम लॉक किया था। हाँ, मगर बीच में मेरे पास इतना वक्त था कि मैं जाके वापस आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और कोई सबूत भी तो नहीं है मेरा। हम फिर वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, देख लेंगे। सर, वॉचमैन का बयान अर्जुन के बयान से मिलता है और उसे पूरा विश्वास है कि अर्जुन कॉलेज के बाहर नहीं गए थे। मुझे भी लगता है कि अर्जुन खूनी नहीं हो सकता। बहुत ही पेचीदा खून है ये। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। एक आदमी शाम 7:15 और 7:30 के बीच बिजली के झटके से मरता है। हो सकता है किसी ने बिजली का तार खिड़की में से अंदर फेंका हो और फिर निकाल लिया हो, लेकिन जिन लोगों को फायदा हो सकता है वो लोग तो कत्ल के वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। तो फिर हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। बस अभी निकल रहा हूं मैं। हाँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ, तुम सब तैयार तो हो? ओके। मेरी बहन आई हुई है पूना से। उससे और उसके पति को ड्रामा देखने जाना है थिएटर में। और पता है मुझे क्या करना है? मुझे उनके बच्चों की देखभाल करनी है घर में। खून 7:15 और 7:30 के बीच हुआ और उस वक्त घर वाले तो सिनेमा हॉल में थे। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ गिरा था। क्या था वो? कहीं वो आवाज घर के बाहर से तो नहीं आई थी? मगर मिस्टर कमल को मरे करीब 2 घंटे हो चुके थे। अरे आवाज कम करो मोनू मीनू, आवाज कम करो। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि खून के वक्त वो आवाज कहां से आई थी। अच्छा बाबा, आ रहा हूँ। हाँ, कहां से आ रही थी? ओके, लेट्स गो। आओ, एक डिचकियां। अब बस जाओ। हाँ बाबा, बैठ रहा हूँ। हाँ भाई, ओके। कुर्सी, वो आवाज कुर्सी गिरने की होगी, क्योंकि कमल ग्रोवर की लाश के पास वो कुर्सी गिरी हुई थी। जरूर ये उसी की आवाज थी। आज के बाद कुर्सी कभी गिराना नहीं, बहुत गंदी बात है। ओके, बट बाय द वे थैंक यू। मालूम पड़ गया कि आवाज किसकी थी। यही है वो धमाका जो आपने उस रात 9:15 बजे सुना। अब सवाल ये उठता है कि अगर मिस्टर कमल की मौत 7:30 बजे हुई थी और आप सब 9:15 बजे लौटे थे, तो फिर आप में से कोई कत्ल कैसे कर सकता है? हाँ? मैं बताता हूं कैसे। कातिल एक बिजली की तार लेता है और उसे इस कुर्सी में यहां बांध देता है। कुर्सी लोहे की है और इसका दूसरा कोना स्विच में लगा देता है और फिर तार को वो छुपा देता है ताकि कोई इसे देख ना सके। अब शाम को जब आप सब पिक्चर देखने के लिए निकलने लगते हैं, तब कातिल स्विच ऑन कर देता है और मिस्टर कमल की यह कुर्सी एक पल में खतरनाक बन जाती है। फिर 7:30 बजे रोजमर्रे की तरह मिस्टर कमल अपनी ड्रिंक बनाते हैं
अपना फेवरेट रेडियोग्राम ऑन करते हैं और फिर टेबल की तरफ आते हैं और अपनी ड्रिंक टेबल पर रखते हैं और कुर्सी में बैठने लगते हैं। जैसे ही उनका हाथ कुर्सी पर लगता है उन्हें एक जबरदस्त बिजली का झटका लगता है, उन्हें हार्ट अटैक आता है, वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन कातिल ने ये तार खींचा कहां से? बताता हूं। शाम को जब आप सब पिक्चर देखने के बाद घर वापस पहुंचे तो कातिल ने बाकी लोगों को इधर उधर भेज दिया और खुद सीढ़ी से चढ़कर खिड़की पर आया और उसने तार को खींच लिया। क्यों अमित? खिड़की के बाहर तुम ही थे ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? एक मिनट सुधाकर, नीचे जाओ, खिड़की के बाहर और वहां से तार मैं फेंकता हूं, उसे खींच लो। हाँ, खींचो। देखा? ये क्या किया तुमने? मैं चाचा जी का खून नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उनका खून नहीं। बोलता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? आस्तीन का सांप निकला तू? एक मिनट। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। तार यहां से नहीं खींची गई थी। तो फिर कहां से खींची? तार यहां से खींची गई थी। लेकिन वहां तो दरवाजा था बंद। हाँ बंद। विवेक, एक काम करो, तार को यहां से निकालो और लेकर कारपेट के नीचे से दरवाजे लेके जाओ। कभी कहते हैं तार वहां से खींची थी, कभी कहते हैं वहां से खींची थी। एक बात बोलो। अमित बाहर खड़ा था, उसी ने खींचा है। इंतजार कीजिए। एक मिनट। विवेक, हरी आप कारपेट के नीचे से ले जाओ दरवाजे तक, दरवाजे के बाहर। इंतजार करो मतलब क्या? यहाँ किसी का खून हुआ है और ये बड़ी बड़ी अटकनें लगा रहे हैं। विवेक, हो गया? दरवाजा बंद कर लो। हाँ विवेक, एक मिनट रेडी रहना। हाँ अब खींचो। देखा, यकीनन तार बाहर से ही खींचा गया था। मैं बता दूं क्या हुआ होगा। कातिल ने आने के बाद बाकी सबको इधर उधर भेज दिया और तार खींचने की कोशिश की, लेकिन तार आसानी से निकला नहीं। जब उसने जोर लगाया तब तार निकला, लेकिन कुर्सी गिर गई और फिर उसने तार को फटाफट कहीं छुपा दिया। और दरवाजे के बाहर कौन था? आप क्या? और दरवाजे के बाहर कौन था? आप क्या? संध्या तुम? करेक्ट। संध्या? हाँ, क्योंकि मैं अर्जुन से शादी करना चाहती थी। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कमल भैया ने इनकार कर दिया, क्योंकि इस घर में उनकी मर्जी चलती थी। कहने लगे वो लड़का मेरे से छोटा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ? वो लड़का हम परिवार से है और हम ऊंचे घराने के।
उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। अरे अरे घर नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो खरीद के दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। इसके पहले भी मैंने 3-4 बार कोशिश की शादी करने की, लेकिन इन्होंने सब लड़कों के लिए मना कर दिया। मेरी उम्र निकली जा रही है। मैंने सोचा जब तक ये जिंदा है तब तक मैं अर्जुन से शादी नहीं कर सकती और हम सुख से नहीं रह सकते। इतने समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ, जब से एसवी बने हो बहुत बिजी हो गए भाई। चलो अच्छा हो, कम से कम इतने दिनों के बाद तुम्हें डिनर पे आने की फुर्सत तो मिली। यार देशमुख, जब से तुमने रिसोर्ट का काम शुरू कर दिया है ना, तुम भी तो बिजी हो गए हो। अरे घर पर भी नहीं मिलते यार। अरे यार देखो ना, अभी तो ये पूरी तरह खुला भी नहीं है, और जब खुल जाएगा तो मैं और बिजी हो जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, घर चलते हैं। आज शारदा ने तुम्हारी वो मनपसंद मच्छी करी बनाई है, कोंकण स्टाइल। क्या बात है। हाँ लेट्स गो। अरे मैं शायद गाड़ी की चाबी बुलाया, अभी ला। तो फिर जाओ जल्दी। स्प्रिंगडेल रिजॉर्ट। पास के गांव वाला बच्चा लगता है, शायद दीवार फांद के आ गया होगा। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी को। अच्छा हुआ तुम थे, वरना जाने क्या हो जाता। मेरा रिवॉल्वर गायब हो गया। अरे किसने मेरा रिवॉल्वर लिया किसी ने? कहाँ गया मेरा रिवॉल्वर? तुमने लिया? नहीं साहब, तुमने हाथ में लगाया। तुमने? तो फिर मेरा रिवॉल्वर कहाँ गया? क्या आसमान खा गया? जमीन निकल गई? कौन था इधर? और कौन था इधर? सर एक आदमी था कुर्ते में, वो उस तरफ भागा जा रहा था। मैं समझाओ डॉक्टर को बुलाने जा रहा है। पर उस तरफ तो भाग जा रहा है। वॉचमैन, वॉचमैन जी साहब, यहाँ साहब। जी साहब, तुमने किसी आदमी को भागते हुए देखा? आप कुर्ता पहने हुए? हाँ साहब, एक आदमी अभी इधर भागा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आया वो क्यों ऐसे जा रहा है। हाँ। स्कूटर भी फुल स्पीड पर भगा कर ले गया। स्कूटर था उसके पास? वो आदमी कैसे दिखता था? 30-35 के आसपास होगा, सांवला सा था, नीले रंग का स्कूटर था। नीले रंग का स्कूटर? अच्छा, वो यहाँ कैसे आया? तुमने उसे अंदर आने दिया होगा ना? क्या वो क्लब का मेंबर था? कौन था वो? वो खंडेलवाल साहब से मिलने को आया था साहब। ये खंडेलवाल कौन है? विजय खंडेलवाल हमारे यहाँ काम करता है, पर वो तो छुट्टी पर है। फैमिली को लेकर लोनावला गया हुआ है। लोनावला? तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा? किसी होटल या लॉज में ठहरा होगा, वो तो पता नहीं। हेलो सुधाकर, देखो लोनावला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो। वहां के हर एक होटल और लॉज में चेकिंग करो। विजय खंडेलवाल नाम है आदमी का, फैमिली के साथ है। मुझे चाहिए वो, अर्जेंट। सर, लोनावला से क्या खबर मिली? सर अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है सर। इंस्पेक्टर माइकल वहीं है, जैसे ही उसे कुछ पता चलेगा वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। सर आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लेते, सारी रात आप यहीं बैठे थे। वहां से खबर मिलते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कैसे सो सकता हूं मैं? हाँ, मेरा गोलियों से भरा रिवॉल्वर गायब होता और तुम मुझे कहते हो सो जा। एक एक गोली का मतलब होता है मौत, मौत। और न जाने वो पागल आदमी क्या करेगा उस रिवॉल्वर से, किसकी जान लेगा वो। अब तक तो किसी को मार भी दिया होगा। अगर उस रिवॉल्वर से किसी की मौत हो गई तो वो सरासर मेरी गलती होगी, मेरी गलती। सॉरी, गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। पुलिस वाले की सबसे कीमती चीज होती है उसका सर्विस रिवॉल्वर, और मैंने अपने रिवॉल्वर को आज तक किसी को छूने तक नहीं दिया और वो अचानक गायब हो गया। मैं इतना परेशान हूं मैं बता नहीं सकता। मुझे अपना रिवॉल्वर ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए था। गलती मेरी थी, मेरी थी। सर इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो एक डूबते हुए बच्चे को बचाया है। आखिर उसको क्या जरूरत पड़ी? उसका इरादा क्या था?
हेलो सर, माइकल हियर। सर, विजय खंडेलवाल मिल गया। क्या? खंडेलवाल मिल गया? कहाँ? होटल सवेरा में सर। अच्छा, अब कहाँ है वो? मेरे पास ही खड़ा है। फोन दो उसे। लो, एसीपी साहब से बात करो। एसीपी साहब, विजय खंडेलवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ मिस्टर खंडेलवाल, कल आपका कोई दोस्त आपसे स्प्रिंगडेल क्लब में मिलने आया था। उसकी उम्र 30 या 35 के आसपास, सांवला रंग और नीले रंग का स्कूटर है उसके पास। हमें उसके बारे में सारे डिटेल्स चाहिए। सर, ऐसा तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। नीला स्कूटर। जरा ठीक से सोचिए, वो आपसे मिलने आया था, इसका मतलब है आप उसे जानते हैं। ऐसा कोई दोस्त शायद परेश होगा सर। वो ये परेश कौन है? सर, परेश कुमार। वैसे ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। सालों पहले हम लोग कॉलेज में इकट्ठा पढ़ते थे। अभी कुछ दिन पहले मुझे बस स्टॉप पर मिला था, नीले रंग का स्कूटर चला रहा था। उसी ने मुझे लिफ्ट दी थी। उसके बारे में आप और कुछ जानते हैं? रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। नौकरी की तलाश में घूम रहा था। मुझसे कहने लगा कि मेरे क्लब में कोई जगह खाली हो तो मैं उसकी मदद करूं। अच्छा, तो? क्लर्क आदमी है सर। इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आया वो। कहाँ रहता है वो? बरसों बाद मिला था। ज्यादा डिटेल में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। बस इतना जानता हूँ, फनसवाड़ी में मंदिर के पास सर कहीं रहता है वो। फनसवाड़ी? ठीक है, हमें फनसवाड़ी जाना होगा। अगर यही परेश कुमार क्लब में नौकरी मांगने गया था तो उसने मेरा रिवॉल्वर चुराया क्यों? क्यों? अरे, तुम उठ गए? कल रात ऐसे ही सो गए बिना कपड़े बदले? थक गया था ना। निर्मल कहाँ है? निर्मल बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ। कल मुझसे पटाखों की जिद कर रहा था। मैंने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। कल तुम गए थे पुराने ऑफिस, क्या कहा उन लोगों ने? पैसे मिलेंगे? अच्छा, वो नए क्लब के ऑफिस गए थे? नौकरी की बात करी परेश? खंडेलवाल मिला ही नहीं। पर तुम चिंता मत करो। हाँ? चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं अभी कैसे ना करूं मैं चिंता? ऐसे कब तक चलेगा परेश, कब तक? तुम्हारी नौकरी छूटे हुए इतने महीने हो गए, उसके पैसा अभी तक मिले नहीं है और नई नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही है। तुम्हें पता है दिवाली सर पर आ गई है। बच्चे के लिए हम नए कपड़े और पटाखे भी नहीं खरीद सकते। तेरा तो बस रोज का ही रोना है। शुरू हो जाती है बस, रुकती ही नहीं। क्या 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 करूं मैं? कंपनी का दिवाला ही निकल गया मेरा। कह रहा हूं ना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल का दिन बहुत अच्छा था। तुम्हें नौकरी मिल गई परेश? नौकरी तो नहीं मिली, पर कुछ और जरूर मिल गया है। बस अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अभी तुम यहां से जाओ। नहीं बस अभी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ 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 जाओ।
परेश कुमार कहाँ रहते हैं? वहाँ वहाँ? वहाँ मेरे डैडी रहते हैं। वो तुम्हारे डैडी हैं? हाँ। गुड बॉय। वो घर में है? हाँ। थैंक यू बेटा। आप लोग कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं? एसीपी प्रद्युमन सीआईडी। परेश कुमार कहाँ है? क्या हुआ? आपके पति के पास नीले रंग का स्कूटर है? जी क्यों? उसने पुलिस का रिवॉल्वर चुराया है। कहाँ है वो? रिवॉल्वर? जी हाँ। परेश ने चुराया? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मम्मी, पापा के हाथ में बंदूक थी, मैंने देखा था। तुमने देखी थी बेटा? हाँ अंकल। तो अब तुम्हारे पापा कहाँ है? हाँ? अभी तो अंदर आए थे। जाओ जल्दी जाके देखो जल्दी। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप लोग? सुनती है। अच्छा वो इस तरह से भाग गया। ये आपके पति की फोटोग्राफ है? जी। उसके स्कूटर का नंबर क्या है? स्कूटर का नंबर क्या है? MH03 C0218। C0218। कपड़े क्या पहने उसने? कपड़े क्या पहने हैं उसने? भूरे रंग का खादी का कुर्ता और काली जीन्स। सर, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो, पूरा हुलिया बता दो, स्कूटर का नंबर, स्कूटर का रंग और रेडियो पर भी अनाउंसमेंट करो जल्दी। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसने रिवॉल्वर क्यों चुराया और वो है कहाँ? क्या पता साहब कि वो कहाँ है? कहीं वो अपने आप को बाहर तो नहीं लेगा? मेरी वजह से ही हुआ है। मैं खामोखा उनके पीछे पड़ी रहती थी। अरे क्या हुआ, कमीने ने पैसे नहीं दिए तो? कौन कमीना? किसने पैसे नहीं दिए? परेश गोल्डन प्लांटेशन वालों के क्लर्क का काम किया करता था। जब कंपनी में घाटा होने लगा तो उन्होंने 5 महीने की तनख्वाह नहीं दी। पिछले 2 महीने से तो कंपनी बंद हो गई है। 2 महीने से परेश कुंदन से चक्कर काट रहा है। उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया सर, 1 पैसा नहीं दिया। सर, इसका मतलब है परेश कुंदन सेठ के पास ही गया होगा। इस आदमी को देखा है तुमने? क्या ये आज मिस्टर कुंदन से मिलने आया था? अरे हाँ, ये तो अपना परेश है। और सर ये आज नहीं, कल उनसे मिलने आया था। बेचारा बहुत परेशान था और कर भी क्या सकता है सर। उसकी जगह कोई और भी होता ना तो उसका भी दिमाग सटक गया होता। ऐसा क्या हुआ था कल? जरा ठीक से बताओ। अब क्या बताऊं सर, कल जब वो आया ना तो यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर? हाँ, यहाँ बैठा हुआ था। हेलो, विशाल टूर? जी हाँ, हमें 2 टिकट चाहिए दुनिया भर के टूर के लिए, वर्ल्ड टूर 14 तारीख की। जी हाँ, हाँ हाँ सभी, साउथ अफ्रीका, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और हवाई। हाँ हाँ सभी जगहों की टिकट कुंदन सेठ और माया कुमारी के नाम की। जी हाँ। जी कितने? 1,75,000 रुपए। हाँ 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 हाँ, आप तक सारी पेमेंट 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू। सर, आपकी और माया जी की टिकट हो गई है। गुड। 14 तारीख की। वेरी गुड। थैंक यू सर। सर ये मिस्टर परेश आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्कार सर, वो आज बुलाया था आपने। सर मेरे पैसे आज तो मिल जाएंगे ना? परेश, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि मेरा दिवाला निकल चुका है। कंपनी करीब करीब बंद पड़ गई है। मुझे पैसे की कितनी तंगी है तुम्हें कैसे बताऊं? फिर भी मैं फाइनेंस कंपनी से कुछ पैसे ले रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम ऐसा करो, 15 तारीख को आओ, तुम्हारा हिसाब चुकता हो जाएगा। क्यों मुझ करीब को बना रहे हो साहब? आप मेरे को 15 तारीख को बुला रहे हो, जबकि 14 तारीख को आप वर्ल्ड टूर के लिए निकल रहे हो साहब। ओह माय गॉड, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। क्या है कि बिजनेस के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, पैसों का बंदोबस्त भी हो ही जाएगा। ऐसा करो, इनका चेक बाय पोस्ट भेज दो। जी सर। बिजनेस के लिए जा रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लेके जा रहे हैं? अब सुन चुका हूं मैं साहब, क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? मेरे ऑफिस में मुझे झूठा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं अपनी अय्याशी के लिए, मेरे 20,000 रुपए आप नहीं दे सकते साहब। मेरे भी 20 बच्चे हैं साहब। चुप! इतना कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू सच सुनना चाहता है ना तो सुन। मर्जी आए उतने चक्कर लगा, 1 पैसा नहीं मिलने वाला तुझे। तू और तेरा खानदान गया बाहर में।
मुझे कोई मतलब नहीं। पैसे वसूल कर सकता है तो करके दिखा। एंड नाउ गेट लॉस्ट। अब बस बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, समझे तुम? बर्दाश्त की भी एक हद होती है, समझे? इधर तुम अयाशी कर रहे हो, मेरा परिवार वहां भूखा मर रहा है। मैं बता लूंगा साहब, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको, मैं बर्दाश्त कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ले आओ, दोबारा ना आने पाए। पर हुआ था वो सब कुछ, और फिर परेश ने मेरा रिवॉल्वर चुरा लिया। कुंदन अब कहाँ है? सर तो अभी घर पर ही हैं। दोपहर को उनकी एक मीटिंग है, उसके बाद सर मड आइलैंड वाले अपने बीच हाउस पर जाएंगे। क्या परेश को वो घर मालूम है? जी। जरूर परेश वहीं गया होगा, शायद वहां पहुंच भी गया हो। कुंदन को चेतावनी देनी पड़ेगी। वहां का नंबर क्या है? 666-323। बिजी है। उनके पास सेल फोन है तो, लेकिन अभी उनके पास नहीं है, खराब हो गया था, ठीक करने के लिए दिया हुआ है। घर का एड्रेस क्या है? जल्दी बताओ। 18 ग्लोरी मैंशन, एसवी रोड, खार। घर में और कोई है? उनके साथ उनकी बहन रहती हैं, मिस चंदा, और उनका नौकर भी है, रामू। मगर साहब तो 1 घंटा पहले ही चले गए हैं। 1 घंटा पहले? हम तो लगातार फोन कर रहे थे, फोन एंगेज आ रहा था आपका। तो फिर फोन पर कौन बात कर रहा था? वो तो चंदा बिटिया थी, साहब की छोटी बहन। वो कहाँ गई? वो भी बाहर गई है। और साहब कहाँ गए तुम्हें मालूम है? हाँ, साहब मडालैंड गए हैं किसी खास मीटिंग पे। वहां से वो अपने हाउस जाएंगे, 2 दिन बाद आने को कह गए हैं। वहां का पता और टेलीफोन नंबर मालूम है? हाँ। जल्दी बताओ। हाँ, 7142221। और पता है वो पारिजात विला, मछुआ मारो के बस्ती के पास। साहब के जाने के बाद उनसे कोई मिलने आया था, कुर्ता और जीन्स पहने हुए, नीले रंग के स्कूटर पर? हाँ, आया था। कौन? साहब के ऑफिस का ही कोई आदमी था। साहब के जाने के 20 मिनट बाद आया था, कुछ पेपर में साइन करवाने थे। कहता था बहुत जरूरी कागजात है। तुमने साहब के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना उसको? मैंने बता दिया। साहब गलती हो गई क्या? वो तो ये भी पूछ रहे थे कि कौन सी गाड़ी में गए हैं। मैंने कह दिया लाल कलर की एक्स्ट्रा थी। साहब कोई बात है क्या? नहीं, बाद में बताता हूँ। चलो मड आइलैंड। आदमी एक बीड़ी का बंडल देना। जी, ये लीजिए साहब। यहाँ से कोई लाल गाड़ी देखी आपने जाते हुए? बड़ी गाड़ी। लाल रंग की बड़ी गाड़ी? एस्ट्रा। हाँ, आधे घंटे पहले एक लाल रंग की बड़ी गाड़ी गई थी यहाँ से, यहाँ रुकी थी। मेरे से उसने 4 फॉरेन के पैकेट लिए थे, 2 दिन का स्टॉक लिए थे मेरे से। 2 दिन का स्टॉक? अब कभी उसे 2 दिन के स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब एक आवश्यक सूचना, शहर के सीआईडी हेडक्वार्टर्स को परेश कुमार नाम के आदमी की तलाश है, जिसकी उम्र 35 साल है और जिसका कद 5 फुट 11 इंच है। परेश कुमार ने भूरे रंग का खादी कुर्ता और काले रंग की जीन्स पहनी है और वो MH03C0218 नंबर के नीले स्कूटर पर फरार हुआ है। यदि आपको परेश कुमार के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया सीआईडी हेडक्वार्टर्स को टेलीफोन नंबर 100 पर सूचित करें। परेश कुमार को पकड़ने की या उससे उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसके पास पिस्तौल है और वो बहुत ही खतरनाक है। रुक यहाँ पे। तू वही है ना, अभी रेडियो पे बताया था, वही है ना तू जिसकी सीआईडी को तलाश है? हाँ, वही है। सीआईडी अब मुझे तलाशी करती रह जाएगी। मेरा नाम हुलिया जानकर क्या कर लेगी सीआईडी? कुछ नहीं। लेकिन अब तुमने मुझे पहचान लिया है। नहीं, अब तुझे मरना पड़ेगा। हेलो, कंट्रोल कॉलिंग एसीबी प्रद्युमन। हाँ, एसीबी प्रद्युमन यार, बोलो कंट्रोल रूम। सर, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? हाँ, मड आइलैंड रोड पे। अच्छा, परेश कुंदन की कुछ खबर चली? सर, मड रोड से अभी एक खबर आई है। अक्सा बीच से करीब 1 किलोमीटर पहले परेश कुमार के हुलिये के आदमी ने जगदीश कोल्ड ड्रिंक हाउस के आदमी पर अपनी गन से अटैक किया है। ओवर। जगदीश कोल्ड ड्रिंक हाउस? ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। ओवर। जगदीश कोल्ड ड्रिंक हाउस, सर जल्दी। ये कुंदन कहाँ गायब हो गया?
उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। कहाँ गया होगा? MH01T 9510। ये तो कुंदन की गाड़ी है। छोटी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी। अच्छा बताओ क्या हुआ? साहब वो बोलो। आदमी आया था साहब, जिसके बारे में रेडियो पे बताया था ना। हाँ। वो यहाँ पे आया था दुकान पे मेरी। अच्छा। मेरे पास से बीड़ी ली और वो मेरे को पूछा कि यहाँ से लाल गाड़ी बड़ी वाली गई क्या? लाल गाड़ी गई क्या? हाँ, फिर? बड़ी वाली। मैंने उसको बताया हाँ गई करके। फिर उसने बीड़ी मांगी मेरे पास और साहब वो रेडियो पे बताया उसके बारे में। हाँ। तो मैंने उसको बोलो आगे क्या हुआ? पहचान लिया साहब मैंने उसको। फिर? तो उसने रिवॉल्वर निकाला, पिस्तौल निकाला और देखो कितना पिस्तौल से वार किया साहब। हाँ देखो। अच्छा सुनो, रो मत, बोलो आगे क्या हुआ? उसने ये देखो, ये रस्सी से हाथ पैर बांध दिए साहब, मेरे हाथ पैर बांध दिए उसने। फिर क्या हुआ? मैं बेहोश हो गया साहब। ये देखिए, ये स्कूटर परेश का ही है। इसका नंबर MS030218। और चाबी भी है। वो जानता है कि हमें उसकी गाड़ी का नंबर पता है, इसलिए वो गाड़ी यहाँ छोड़कर गया। लेकिन वो गया कैसे? साहब वो मेरी मोटरसाइकिल लेके गया साहब। तुम्हारी मोटरसाइकिल? कैसी मोटरसाइकिल? काले रंग की, वो लेके गया। नंबर क्या है गाड़ी का? MH03L9911। MH03L L9911। 9911। ये सब कितनी देर पहले हुआ? शायद 30-40 मिनट हो गए होंगे। सर अगर आप कहें तो अनाउंस करा दो रेडियो पर मोटरसाइकिल का नंबर। हाँ करवा दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। रेडियो पर अनाउंसमेंट होने से पहले वो अपने शिकार तक पहुंच जाएगा। हमें कुंदन को बचाना है। चलो क्विक। ये परेश एक मामूली सा कलर की तो है, उसे तो रिवॉल्वर चलाना भी नहीं आता होगा। किस जमाने की बात कर रहे हो सुधाकर? आजकल तो बच्चा जानता है रिवॉल्वर कैसे चलता है। इसलिए मैं एक काम करके रखता हूँ, अपने रिवॉल्वर में 6 के बदले सिर्फ 4 गोलियां लोड करके रखता हूँ। पहला और दूसरा चेंबर खाली, यानी कि पहला और दूसरा खाना खाली, ताकि अगर रिवॉल्वर चलाई तो पहली 2 गोलियां चलेंगी ही नहीं, समझे? क्या कहें इनके बारे? गाड़ी है, बंगला है, क्या जिंदगी है। होता है। अरे साहब आ गए, चलो। ट्रेन चली गई, उसके बाद लोग अपने घर जाते हैं ना, एक आदमी वहीं पे खड़ा प्लेटफॉर्म पे हंसे जा रहा है। लोगों ने पूछा वही बात क्या है, हंस क्या रहे हो? कहता है गाना मुझे था, वो चला गया, मुझे छोड़ने आया था। अच्छा चलो, ओके बाय।
गन लेके जा रहा है वो। अरे वो बाइक में लेके आया, वो पकड़ नहीं पाएगा। हेलो, इसलिए बदलूंगा सर, अभी मड रोड के होटल कबाना से एक मैसेज आया है। वहाँ पर एक गोली चली है, गन फायर हुआ है। ये होटल आक्सा बीच से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ओवर। होटल कबाना? हम लोग तो उसके पास में ही है। हाँ, पहुंचे। ओवर। सर, जिस कुंदन सेठ के बारे में आप पूछताछ करने के लिए जा रहे हैं, उसकी एक इंफॉर्मेशन मिली है। ओवर। कुंदन सेठ के बारे में इंफॉर्मेशन है? क्या है? ओवर। सर, इंफॉर्मेशन है, कुंदन सेठ ने कबाना रेस्टोरेंट में थोड़ी देर पहले खाना खाया और एक मीटिंग भी की। ओवर। कुंदन सेठ होटल में था जब गोली चली? यस सर, वो वही था। ओवर। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहाँ। सुधाकर, जल्दी, फास्ट। क्या हुआ साहब? यहाँ एक जोर से आवाज हुई, पटाखे जैसी। हम लोग अंदर से बाहर निकले तो देखा एक आदमी मोटरसाइकिल पे भागा हुआ जा रहा था। शायद यही कहीं से गया होगा वो। यहाँ से गया? जी। मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल के टायर के निशान, ये उसके जूतों के निशान है। इसका मतलब है वो यहाँ खड़ा हुआ होगा और शायद यहां से गोली चलाएगी। लेकिन अगर उसने कुंदन पर गोली चलाई तो फिर कुंदन को पता चल जाता, मगर कुंदन को पता ही नहीं चला। इसका मतलब है उसने कुंदन के जाने के बाद गोली चलाई। लेकिन क्यों? क्यों? गोली का निशान? गाड़ी में से स्क्रू ड्राइवर या रॉड लेके आना जल्दी। आपको पक्का याद है कि मिस्टर कुंदन यहाँ लंच के लिए आए थे? जी हाँ, उन्होंने यहाँ बैठ के एक बिजनेस मीटिंग की और थोड़ी सी शराब पी। गोली जमीन के अंदर गई होगी। ये देखो, गोली अंदर तक गई है। सर, इसका मतलब उसे रिवॉल्वर चलाना आता था। गोली ने मिट्टी का क्या हाल कर दिया है। अगर ये गोली किसी इंसान को लग जाए तो उसका क्या हाल होगा। मेरा अंदाजा सही निकला। कुंदन के जाने के कितनी देर बाद गोली की आवाज सुनाई दी? कुछ ही देर बाद। कुछ ही देर बाद मतलब परेश और कुंदन के बीच कुछ ही मिनटों का फासला है। उसके नौकर ने कहा था कि वो मड आइलैंड के बीच हाउस पर जाने वाला है। कितनी देर लगेगी? सर, 45 मिनट तो लगेंगे। चलो चलो जल्दी। फोन की घंटी बज रही, जाओ जल्दी दरवाजा खोलो। इस वक्त कौन हो सकता? जल्दी करो। बंद
हो गया। सर, कुंदन अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं। पर लगातार फोन बज रहा है, कोई उठा ही नहीं रहा। या तो कुंदन वहाँ पहुँचा नहीं या फिर परेश ने उससे कुछ। कुंदन का बंगला यहाँ से कितनी दूर है? बस गांव के पास ही है, तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है। अगर 70-80 की स्पीड से जाएगा तो फिर चलो सुधाकर, जल्दी करो। हरी आप, गाड़ी भगाओ गाड़ी। हमें कुंदन को बचाना है, जल्दी। Damn it! Damn it! ये टायर भी अभी पंक्चर होना था। जल्दी करो, कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लगेंगे सर। 10 मिनट? जल्दी करो, हरी आप। 10 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। ना जी साहब। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो जाने से पहले मैंने काफी स्टॉक छोड़ रखा था विस्की का। कैसे गायब हो गया पता? या फिर शायद मैं ही तुम एक काम करो, 2 बोतल विस्की ले आओ और साथ में डिनर के लिए फ्राइड पॉम्फ्रेट A1 क्वालिटी का। साहब मुझको देर हो जाएगी आने में, क्योंकि जल्दी से रिक्शा नहीं मिलता बाहर। अरे तो गाड़ी में चले जाओ ना, ड्राइवर इन्हें ले जाओ। मोटरसाइकिल की आवाज इस समय यहाँ कौन हो सकता है? जरा देखो तो। देखता हूँ साहब। तुम भी। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं साहब। ठीक है जाओ। अच्छा साहब। और जल्दी लौटना। अच्छा साहब। कमान हरी आप, और कितनी देर लगेगी? 5 मिनट? 5 मिनट? कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही, नहीं तो लिफ्ट ले। सुधाकर रोको इन्हें। प्लीज देखिए, आप हमें अपनी गाड़ी दे सकते हैं? क्यों? ये क्या है कि हमारी जीप पंक्चर हो गई और हमें जरा जाना है, जरूरी काम है। लेकिन आप हैं कौन? CID। हाँ देखिए, जरूरी काम है, आप बाद में हमारी गाड़ी में आ सकते हैं। आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी, प्लीज। पैदल चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सुधाकर सर, बाद में इन्हें ले आना। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो जल्दी। ट्रंग। वाह क्या म्यूजिक है। ट्रंग। अबे अब चुप हो जा। हेलो। क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? परेश, इसने इधर से घेर रखा है। मुझे इस गेट से निकल जाना चाहिए। मैं अब तू मरेगा। नहीं परेश नहीं, तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं देता हूँ। मेरा सारा पैसा ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। ये पर्स इसमें जितने पैसे सब ले लो। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, सब लो, लेकिन नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है कुंदन साहब। इन पैसों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। जो दुख तुमने मुझे दिए हैं वो मिटाए नहीं जा सकते। मुझे समझने की कोशिश करो परेश, मेरी जान लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब एक बेटा अपने बाप से दिवाली के पटाखे मांगता है और बाप उसे नहीं दे पाता, तो जो दुख होता है ना, वो तुम नहीं समझ सकते। सिर्फ एक गरीब बाप ही समझ सकता। तू पूरी दुनिया का सफर तय करना चाहता है ना? ठीक है, अब मैं तुझे एक बहुत ही लंबे सफर पर भेज रहा हूं, जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकता। रुक जाओ। तुम
वही आदमी हो ना जो कल स्विमिंग पूल पर थे? हाँ परेश, वो रिवॉल्वर जो तुम्हारे हाथ में वो मेरा है, मेरे हवाले कर दो परेश। नहीं, इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। देखो तुम अपनी बंदूक फेंक दो वरना मैं गोली चला दूंगा। मैं इसे मार कर ही मरूंगा। विवेक, रिवॉल्वर नीचे। परेश, परेश देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा रिवॉल्वर तुम्हारे पास है परेश। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम उसे छोड़ दो, रिवॉल्वर मुझे दे दो परेश। नहीं, आपको मालूम नहीं इस आदमी की वजह से मुझ पर क्या बीती है। परेश मैं जानता हूँ तुम्हारे से बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो वो और भी गलत है परेश। तुम नहीं समझोगे। परेश मैं सब समझता हूँ, मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ परेश। तुमने जिंदगी का बड़ा सफर तय किया है परेश, लेकिन परेश याद रखो, उस ट्रिगर और मौत के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला है, सिर्फ 1 इंच का। अगर तुमने ट्रिगर दबा दिया तो तुम जेल में सड़ते रहोगे जिंदगी भर। मैं उसकी परवाह नहीं करता। परेश, परेश सोचो परेश, सिर्फ 1 इंच, 1 इंच परेश, सिर्फ 1 इंच। परेश तुम्हारी बीवी एक खूनी की बीवी कहलाएगी, तुम्हारा बेटा एक खूनी का बेटा, तुम्हें फांसी भी हो सकती है परेश। परवाह नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। परेश, परेश तुम कुंदन को मारोगे ना तो वो अकेले नहीं मरेगा, तुम्हारी बीवी भी मरेगी और तुम्हारा बेटा भी मरेगा परेश। परेश मेरी बात सुनो परेश, रिवॉल्वर नीचे करो परेश। नहीं परेश, रिवॉल्वर नीचे करो। नहीं परेश, रिवॉल्वर नीचे करो परेश। परेश रिवॉल्वर नीचे करो। परेश रिवॉल्वर नीचे करो। परेश रिवॉल्वर नीचे करो। परेश थैंक यू सर। आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ये आदमी तो पागल है, दिमाग इसका। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।